हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है लॉर्ड लीटन। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। दिया गया है लॉर्ड लीटन, इसका शासनकाल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था, यानी विद्वान व्यक्ति था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ओवन मेरिडिथ के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है, तो लॉर्ड लीटन होगा। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। तो भीषण अकाल पड़ता है मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि क्षेत्रों में। लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया था। इसी अकाल को देखते हुए स्ट्रेची की अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग को नियुक्त करता है। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्हीं को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, और इसीलिए लॉर्ड लीटन ने इस आयोजन के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन करता है भारत में। मार्च 1878 ईस्वी में लीटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1878 ईस्वी में लीटन ने एक भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित करता है, जिसका दूसरा नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। याद रखेंगे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भारत के जो समाचार पत्र थे उसमें ब्रिटिश की शासन प्रशासन की बुराई की जाती थी, उनकी आलोचना की जाती थी, उनके प्रतिक्रिया में लिखी जाती थी। इसलिए उसने ऐसा किया, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। लेकिन सोम प्रकाश पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहा। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था उस पर रोक लगाया गया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। सोम प्रकाश पर प्रतिबंधित कर दिया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकता था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पायनियर अखबारों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था, लेकिन पायनियर जो अखबार था उसने जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, इसका उसने समर्थन किया, यानी कहा कि ये जो भी हो रहा है अच्छा ही हुआ। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। यानी लॉर्ड लीटन ने ही एक अधिनियम लाया, भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि हथियार रखता है तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है, व्यापार करता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड लीटन के ही समय में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सिविल सेवा परीक्षा जो IAS IPS बनते थे, इन परीक्षा में जो भारतीयों की उम्र सीमा 21 वर्ष था उसको घटा करके ये क्या किया, 19 वर्ष कर दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य था भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकना, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा किया। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष किया गया, और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष किया गया, और बाद में जाकर के 1878 में घटा करके इसको 19 वर्ष कर दिया गया। तो लगातार जब से सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई तब से लेकर 1878 तक लगातार उम्र सीमा को कम किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ताकि भारतीय इस सेवा में न आ सके। लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। इसी को आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वायसराय है लॉर्ड रिपन। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन के परामर्श पर रिपन को सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जब लॉर्ड रिपन लीटन के जगह पर
वायसराय बनकर के भारत आता है 1880 ईस्वी में, तो वह सबसे पहले क्या करता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के द्वारा लाया गया था समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इस कानून को वह रद्द कर देता है। हालांकि इस पर जो परामर्श दिया था उसे, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उसका नाम था ग्लेडस्टोन, उसने दिया था। सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्र को प्राप्त थी। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को तो खत्म किया ही, और साथ ही भारत के जो समाचार पत्र थे उनको भी, यानी भारतीय भाषा में जो छपते थे उनको भी समान अधिकार दिया गया। जो ब्रिटिश समाचार पत्र को दिया गया था भारत में, वही भारतीय समाचार पत्र को भी दिया गया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। सिविल सेवा में जो प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष था, लिटन उसको 19 वर्ष किया। रिपन ने क्या किया, फिर उसको 19 से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से लेकर 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। स्थानीय स्वशासन का मतलब है यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसी के समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जनगणना की शुरुआत तो 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जो जनगणना की शुरुआत होती है यानी लगातार होगा, यानी उसके कार्यकाल के बाद फिर से जनगणना, तो ये 1881 से शुरू होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, और तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन 1881 की जो प्रथम नियमित जनगणना थी इसमें हैदराबाद और राजपुताना का जो क्षेत्र थे उनको शामिल नहीं किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। प्रथम जो जनगणना 1872 में हुई थी, इसमें पूरे भारत में तो नहीं हुई थी, लगभग 80% भागों पर जनगणना हुई थी और 20% भाग जो था भारत की इस जनगणना से वंचित रह गए थे। आगे बढ़ते हैं। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, यानी फैक्ट्री के लिए कानून बनाया गया था पहली बार रिपन के द्वारा, और इस कारखाना अधिनियम के माध्यम से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि जिन बच्चों का उम्र 7 वर्ष से कम है वो कारखाना में काम नहीं करेगा, और 7 से 12 वर्ष के श्रमिक के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। और दूसरा इसमें प्रावधान किया गया कि जिन बच्चों का उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच है वह 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा, यदि उसके ऊपर कार्य करने पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थी, लेकिन यह जो अधिनियम था, यह जो नियम था बच्चों के लिए जो बनाया गया था, यह चाय, कॉफी और नील की खेती जो होती थी भारत में, और उस खेत पर जो मजदूर के बच्चे काम करते थे, मजदूर के रूप में जो बच्चे काम करते थे, उन पर यह लागू नहीं था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में सुधार के अंतर्गत भी एक आयोग का गठन किया जाता है, वो विलियम हंटर की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल विधेयक जो है वो रिपन के समय में आया था 1883 ईस्वी में, और ये क्या था, भारतीय न्यायाधीश के द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए। इल्बर्ट बिल विधेयक में यह प्रावधान किया रिपन ने कि जो न्याय ब्रिटिश न्यायाधीश को करने का अधिकार है वही अधिकार भारतीय न्यायाधीश को भी दिया जाए, और यही दिया था। लेकिन इसके चलते यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। इल्बर्ट बिल जब विधेयक लाता है रिपन और पास कराता है, भारतीय न्यायाधीश को, यानी भारत का कोई व्यक्ति यदि न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है तो वह भी उसी प्रकार का न्याय कर सकता है, उनको भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटिश न्यायाधीश को मिला हुआ था। लेकिन यूरोप के लोगों ने क्या किया, इनका विरोध करता है रिपन का, और जिसमें दबाव में आकर के रिपन क्या करता है, इस विधेयक को वापस ले लेता है। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इल्बर्ट बिल विधेयक के विरोध में अंग्रेजों के द्वारा जो विद्रोह किया गया रिपन के खिलाफ, इसे ही श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे, श्वेत विद्रोह किसके समय में आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय में। किससे जुड़ा हुआ था, तो न्यायाधीश से जुड़ा हुआ था। क्या प्रावधान था, तो वो हमने बता दिया। आगे चलिए देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उदारक की संज्ञा दी है।
जितने भी वायसराय हुए, गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर हुए, बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, उसमें से सबसे जो भारत की हिमायती थे वो लॉर्ड रिपन थे। इसीलिए कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उदारक की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।